आज हम क्रिया देखेंगे। आज हम क्रिया देखेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या कराने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जो शब्द कार्य के होने या करने का बोध कराता है उसे कहते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जो कार्य के होने या करने का बोध करता हो, तो ऐसे शब्द को कहते हैं क्रिया। अब यहां देखो, पढ़ना, लिखना, खेलना, गाना, ये सब क्या है? क्रिया दर्शाने वाले शब्द हैं। यह जो शब्द है क्रिया दर्शाते हैं। तो ऐसे क्रिया दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं तो इन्हें कहते हैं क्रिया। क्रिया दर्शाने वाला शब्द क्रिया। क्रिया के कई भेद होते हैं। क्रिया के भेद भी होते हैं, जैसे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। कैसे भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। ये जो क्रिया के भेद होते हैं, क्रिया के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? क्रिया के प्रकार। अब देखो, इनमें हम देखेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। क्या देखेंगे? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अब यहां देखो, आदित्य ने खींचा, आदित्य ने खींचा, ये वाक्य है, लेकिन इसे पढ़ने से हमें इसका पूरा अर्थ नहीं मालूम होता। आदित्य ने खींचा, क्या खींचा मालूम नहीं है। आदित्य ने खींचा, तो इसका अर्थ यहां पूरा नहीं होता। अब यहां देखो नीचे, आदित्य ने फोटो खींचा। आदित्य ने क्या खींचा? फोटो। तो इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो इसका अर्थ हमें पूरा मिलता है। यह पूरा अर्थ होता है, पूरा अर्थ मालूम होता है इस वाक्य का। आदित्य ने फोटो खींचा। तो आप देखो, पहले वाक्य में फोटो नहीं है और इस वाक्य में, दूसरे वाक्य में हमने फोटो डाला है। तो ये फोटो, इसको क्या बोलते हैं हम व्याकरण की भाषा में? क्या खींचा? फोटो। खींचने की क्रिया किसके ऊपर होती है? फोटो के ऊपर। तो हमें ये मालूम है कि क्रिया जिसके ऊपर होती है या क्रिया का फल, क्रिया का परिणाम जिसके ऊपर होता है उसे कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। तो ये फोटो, ये जो है कर्म है। आदित्य, ये क्या है? कर्ता। खींचने वाला कौन है? आदित्य। क्या खींचा? फोटो। क्रिया करने वाला जो होता है उसे कहते हैं कर्ता, और क्रिया जिसके ऊपर होते हैं उसे कहते हैं कर्म। तो फोटो यहाँ कर्म है। अब देखो, खींचा ये क्रिया है और फोटो ये कर्म है। तो यह जो क्रिया है कर्म के साथ है, या तो इस क्रिया के साथ हमें कर्म भी यहाँ देखने को मिलता है। तो ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म होता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। कर्म के साथ आने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म के बिना अपना अर्थ पूरा नहीं कर सकती उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की जरूरत होती है, या जो क्रिया कर्म के साथ आती है, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ आती है उस क्रिया को कहते हैं सकर्मक क्रिया। कर्म के साथ आने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया, या ऐसी क्रिया जो कर्म के संग आती है, तो सकर्मक क्रिया। आदित्य ने फोटो खींचा,
उसने पत्र लिखा। उसने पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र। किसने? उसने। तो उसने कर्ता, पत्र कर्म, लिखा क्रिया। तो इस क्रिया का अर्थ पूरा होता है पत्र के साथ आने से। उसने लिखा, क्या लिखा? तो अर्थ पूरा नहीं होता। उसने पत्र लिखा, इस वाक्य का अर्थ पूरा होता है। तो ऐसी क्रिया जो कर्म के संग आती है, कर्म उसके साथ होता है, ऐसी क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। माँ ने शकुन को डांटा। माँ ने शकुन को डांटा। तो किसे डांटा? किसको डांटा? शकुन को। किसने? माँ ने। डांटने वाली कौन? माँ। तो डांटने की क्रिया किस पर हुई है? शकुन पर। तो शकुन हो गई कर्म। तो कर्म के साथ क्रिया जब आती है तो ऐसी क्रिया को कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। तो यहाँ हमने देखा सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी क्रिया जो कर्म के बिना अपना अर्थ पूरा नहीं कर सकती, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसके कई उदाहरण भी हैं। कुछ सकर्मक क्रियाएं इस प्रकार की होती हैं: पढ़ना, लिखना, पकड़ना, काटना, छोड़ना, सीखना, धोना, करना, बनाना, लाना, खरीदना, बेचना, देना, लेना, सुनना, ऐसी क्रियाएं, ये सकर्मक क्रियाएं होती है। इसके कई उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। कर्म के साथ आने वाली जो क्रिया होती है सकर्मक। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अब यहां देखो, मोहन सोता है। मोहन सोता है। सोने वाला कौन है? मोहन। सोने वाला कौन है? मोहन। मोहन सोता है। तो इस वाक्य में सोने का जो परिणाम है, फल है, वह भी मोहन के पास ही रहता है। हीरे खान से बहते हैं। तो यहाँ क्रिया है बहते हैं, सोता है, लेकिन इन वाक्यों में कर्म नहीं है। आकाश में चांद निकला। आकाश में चांद निकला। तो इसमें भी कर्म नहीं है। इसमें भी कर्म नहीं है। जो क्रिया बिना कर्म के अपना अर्थ पूरा कर सकती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म के बिना वाक्य का अर्थ पूरा करने वाली क्रिया अकर्मक क्रिया, और कर्म के साथ वाक्य का अर्थ पूरा करने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया। इस तरह हमने यहाँ सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया देखी है। अब हम आगे देखेंगे। संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, यह हम देखेंगे। क्या देखने वाले हैं? संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। अब यहाँ देखो, धवल खाना खा रहा है। धवल खाना खा रहा है। धवल खाना खा रहा है। पीयूष एक गांव में रहता था। पीयूष एक गांव में रहता था। नातू उत्कर्षा को सुला रही है। हम पिताजी का इंतजार करने लगे। अब यहाँ देखो, खा रहा है, इसमें दो दो क्रिया है। रहता था, सुला रही है, करने लगे, दो दो क्रिया है। वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं साथ में है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो है खा रहा है, ये सब मिलकर होती है संयुक्त क्रिया। इसको मिलकर, दो क्रियाओं को मिलकर यहाँ हो रही है संयुक्त क्रिया।
आप देखो, धवल खाना खा रहा है, तो खा रहा है ये हो गई संयुक्त क्रिया। इसमें क्या है, एक से अधिक क्रियाओं का साथ में प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, इस एक ही वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का साथ में प्रयोग हुआ है, इसलिए इनको कहते हैं संयुक्त क्रिया। वाक्य में जब एक से अधिक क्रियाओं का साथ में प्रयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। वाक्य में एक के साथ, वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का साथ में प्रयोग होता है तो यह हो गई संयुक्त क्रिया। इन सब को दो को मिलकर हो गई संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब एक से अधिक क्रियाओं का साथ में वाक्य में प्रयोग होता है तो इसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। साथ में क्रियाएं होती हैं। कैसी होती है, साथ में। वाक्य में जब एक से अधिक क्रियाओं का साथ में प्रयोग होता है तो उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। करने लगे, ये दोनों मिलकर हो गई संयुक्त क्रिया। करने लगे, इन दो क्रियाओं को मिलकर क्या हो गई, संयुक्त क्रिया हो रही है। सुला रही है, इनको मिलकर हो गई संयुक्त क्रिया। रहता था, इनको दोनों को मिलकर हो गई संयुक्त क्रिया। अब हम देखेंगे सहायक क्रिया। क्या देखेंगे अब हम, सहायक क्रिया। अब यहां देखो, गाय को चारा देना चाहिए। गाय को चारा देना चाहिए, देना चाहिए। अब इस वाक्य में देखो, गाय को चारा देना चाहिए मतलब चारा डालना चाहिए, चारा देना है, ये कर्तव्य है। तो देना ये जो है ये मुख्य क्रिया है और इस वाक्य में अर्थ पूरा करने के लिए, देना क्रिया को पूरा अर्थ देने के लिए चाहिए, ये जो क्या हो गया है, दूसरी क्रिया आई है यहाँ। तो चाहिए इस क्रिया ने देना इस क्रिया को क्या किया है, मदद की है, सहायता की है। क्या दी है, सहायता दी है, सहायता करती है। देना यह मुख्य क्रिया है और अर्थ पूरा करने के लिए चाहिए इस क्रिया ने मुख्य क्रिया को सहायता दी है। तो ऐसी सहायता करने वाली जो क्रिया होती है उसको कहते हैं सहायक क्रिया। गाय को चारा देना चाहिए, इसमें चाहिए ये सहायक क्रिया है क्योंकि इसने देना इस मुख्य क्रिया को सहायता दी है। तो ऐसी सहायता देने वाली जो क्रिया होती है उसे कहते हैं सहायक क्रिया। अब यहाँ देखो, सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनकर मैं कांप उठा। आकस्मिक भाव, यहाँ कांप उठा। तो कांपना यह मुख्य क्रिया है, उठा यह सहायक क्रिया है। इस मुख्य क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए उठा इस क्रिया ने सहायता की है। तो ऐसी सहायता करने वाली जो क्रिया होती है इसे कहते हैं सहायक क्रिया। गोवा नाम सुनते ही मन प्रसन्न हो गया। होना ये मुख्य क्रिया है और जाना ये सहायक क्रिया है, गया। तो होना इस मुख्य क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए गया इस क्रिया ने सहायता की है। तो ऐसी सहायता करने वाली जो क्रिया होती है तो उसे कहते हैं सहायक क्रिया। मुख्य क्रियाओं की सहायता करने वाली क्रिया उसे कहते हैं सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की वह क्या करती है, सहायता करती है। देना यह मुख्य क्रिया, चाहिए यह सहायक क्रिया। कांपना यह मुख्य क्रिया
और उठना ये सहायक क्रिया। यहाँ उठा ये सहायक क्रिया है। हो गया तो होना ये मुख्य क्रिया। तो इसको सहायता के गया, जाना, तो गया यहाँ सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है अर्थ पूर्ण करने के लिए, अर्थ व्यक्त करने के लिए, कुछ भाव व्यक्त करने के लिए, तो ऐसी सहायता करने वाली जो क्रिया होती है उसे कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं उसे? सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखो आगे हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहां देखो, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? अब यहां देखो, सुमन सेब खाती है, सुमन सेब खाती है। माँ सुमन को सेब खिलाती है। माँ सुमन को सेब खिलाती है। अब यहां देखो, खाती है, खिलाती है, और यहां देखो माँ नौकरानी द्वारा सेब खिलवाती है। क्या करती है? सेब खिलवाती है। सुमन खा रही है। दूसरे वाक्य में माँ सुमन को खिलाती है और तीसरे वाक्य में माँ नौकरानी द्वारा खिलवाती है। तो देखो ये जो क्रिया है इस वाक्य में, माँ सुमन को सेब खिलाते, खुद नहीं, ये जो क्रिया है कर्ता स्वयं नहीं करता। दूसरे वाक्य में जो क्रिया है स्वयं नहीं करता, प्रेरणा से करता है। माँ के कारण माँ सुमन को सेब खिलाती है, तो खिलाने की, खाने की जो क्रिया है यहाँ, ये कर्ता खुद नहीं, सुमन खुद नहीं करती, तो माँ उसे खिलाती है। अब यहां देखो, माँ नौकरानी द्वारा सेब खिलवाती है। अब देखो यहां क्रिया जब कर्ता स्वयं नहीं करता, कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्रिया की प्रेरणा अलग होती है, खुद नहीं, कर्ता खुद नहीं, तो दूसरे की प्रेरणा से क्रिया होती है, तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ माँ सुमन को सेब खिलाती है, सुमन नहीं खाती, माँ सुमन को सेब खिलाती है, प्रेरणा से, माँ की प्रेरणा से यहाँ खाने की क्रिया है। अब तीसरे वाक्य में माँ नौकरानी द्वारा सेब खिलवाती है, यहाँ दूसरी प्रेरणा है, दूसरी प्रेरणा से ये क्रिया होती है। तो क्रिया में, प्रेरणा में प्रथम प्रेरणा होती है और द्वितीय प्रेरणा भी हो सकती है। कभी प्रथम प्रेरणा होती है, कभी द्वितीय प्रेरणा होती है। तो ऐसे प्रेरणा से होने वाली जो क्रिया होती है तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे आप यहाँ देखो, मूल धातु है चलना, क्रिया का मूल रूप है चलना, तो इसका प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है चलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है चलवाना। चलाना, चलवाना, ये प्रेरणा से होने वाली क्रिया है। चलाना, कोई चला रहा है, तो यहाँ किसी दूसरे से चलवा रहा है, तो ये द्वितीय प्रेरणा होगी। चलना ये मूल धातु है, मूल क्रिया है, लेकिन चलाना ये प्रथम प्रेरणा से होने वाली क्रिया और चलवाना ये द्वितीय प्रेरणा से होने वाली क्रिया।
तो प्रेरणार्थक क्रिया में प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक ऐसे दो प्रकार की क्रिया होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया हम किसे कहेंगे? जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से यह मालूम होता है कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से काम करवाता है, किसी की प्रेरणा से काम करता है, तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इस तरह हमने क्रिया के बारे में यहाँ देखा है।